कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग जो क्रैश कोर्स की क्लासेस कर रहे हैं बच्चों, आज उसका अगला पार्ट है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग क्रैश कोर्स को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो थोड़ा सा पीछे गई है उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक समय जो मिल जाएगा, यानी समय जो कहीं ना कहीं दिख रहा था यार कहीं 3 महीने के अंदर एग्जाम होगा तो कितनी मतलब, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बड़ा सिलेबस है, कब तक रिवाइज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चीज़ के लिए कई बच्चे परेशान चल रहे थे। तो जो 3 माह का एक्स्ट्रा समय आपको मिला है बच्चों, इसमें आप लोग क्या करिएगा, सॉरी 3 माह का नहीं, 3 माह के अलावा जो एक्स्ट्रा समय अब मिल रहा है 1-1.5 महीने का, उसमें आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है, कोई ना कोई तय कर लेना जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ बच्चे लिख रहे थे सर हिंदी कंप्यूटिंग करा दीजिए, इसका मतलब आप लोग ध्यान देते ही नहीं है। क्रैश कोर्स की क्लासेस पढ़िए, उसमें हिंदी कंप्यूटिंग हो ही चुका है। ठीक है, तो आज इकोनॉमी में एंड करने जा रहा हूं। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, घर पे इकोनॉमी की जो भी आपके पास बुक है, चाहे आप ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, आप घट्टा चक्र से पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी महेश बंडाल जी की एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं, जो चीज़ याद करने वाली है, जैसे कोई ईयर है बाई चांस, जैसे WTO कब बना, ये कब बना, ये गेट क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या था, ये तो बच्चों बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक ऐसा सेशन जहां पे मुझे लगता है कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं थोड़ा समय के बाद, यानी एक बार दूसरा सब्जेक्ट जीएस का शुरू कर लेता हूं, उसके बाद इकोनॉमी की एक फैक्ट मैं आपको बता दूंगा। 2 क्लासेज इकोनॉमी के मैं क्या करूंगा, आपके सिलेबस के जो टॉपिक है उसके सारे तथ्यात्मक जो चीजें हैं, ठीक है, वो वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको राजकोषीय घाटा बताया था बच्चों लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान होगा तो जब राजकोषीय घाटा होता है, आपको पता है कि जैसे आय सरकार की कम है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसमें एक पोर्शन हटा देते हैं राजकोषीय घाटे के लिए। मैंने आपको बताया था जिसमें हमारी देयता बढ़ती है, ऐसी इनकम जिससे लायबिलिटी यानी देयता बढ़ती है, उसको हटाने के बाद जो बचता है उसको राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है बच्चों, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि राजकोषीय घाटा 0 हो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं पाता है, लेकिन एक टारगेट रखा गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था सरकार के द्वारा, जिसका नाम था FRBM एक्ट, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं उसको, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी राजकोषीय घाटा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एंड बजट मैनेजमेंट यानी बजट प्रबंधन अधिनियम था। ये 2003 का था बच्चों। ठीक है, इसमें एक टारगेट रखा गया था कि 2007-8 का या 8-9 का जो वित्त वर्ष है उसमें हम जो राजकोषीय घाटा है टोटल जीडीपी के 3% से अधिक नहीं रखेंगे, यानी एक लक्ष्य रखा गया था। राजकोषीय घाटा आपका जो आपकी जीडीपी, जैसे आपकी 100 रुपए की टोटल जीडीपी आई तो उसका 3% यानी 3 रुपए से ज्यादा का राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो FRBM एक्ट क्या था, सरकारों के लिए एक मतलब एक दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपको बजट इस तरीके से अपना रखना है, इस तरीके से आपने प्रबंधन करना है कि राजकोषीय घाटा आपका टोटल जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट को बोला गया बच्चों FRBM एक्ट। ये था 2003 का, जो कि 2004 जुलाई से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो लिखो, अब पूरा फैक्ट के रूप में ही लिखना है। ठीक है, FRBM एक्ट, FRBM एक्ट था बच्चों 2003 का, और इसका फुल फॉर्म लिख लो FR यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लिखना। फिजिकल है, फिजिकल मत लिखना, फिजिकल FICIL, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी राजकोषीय यानी फिजिकल रिस्पॉन्स, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम इसको हिंदी में बोलते हैं। राजकोषीय लिख लो, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। ये प्रभावी हुआ था जुलाई 2004 से। कब से हुआ था? जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ था। इसमें क्या रखा गया था बच्चों, लक्ष्य क्या था? वित्त वर्ष 2000 पूरा लिख लो, वित्त वर्ष, इसमें लक्ष्य रखा गया था बच्चों। क्या इसके अंदर जो टारगेट रखा गया था, वित्त वर्ष 2008 या 9 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% के स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, लक्ष्य क्या था? वित्त वर्ष 2008-9 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3%, राजकोषीय घाटा जीडीपी जो होती किसी देश की के 3% के स्तर तक लाने का। ठीक है,
ये रखा गया था, यानी आपका जो राजकोषीय घाटा होगा वो टोटल जीडीपी के 3% से अधिक ना हो, ये इसमें टारगेट रखा गया था 2008-9 में। लेकिन हुआ क्या, 8-9 में जब अमेरिका में एक मंदी आई थी, अगर आप होगा पूरी वैश्विक मंदी जिसको बोलते हैं, उसके कारण सरकार को स्टिमुलस देना पड़ा। सरकार को 3 लाख कितने हजार करोड़ रुपए मार्केट में डालने पड़े, जिस वजह से क्या हुआ बच्चों, खर्च बढ़ गए, सरकार के खर्च बढ़ गए, तो फिर वो टारगेट कहां पूरा होता है। लेकिन आज भी ये माना जाता है कि जो ये वाला पोर्शन है, यानी जो राजकोषीय घाटा 3% कई बार आता है, ये आज भी राज्य सरकार या भारत सरकार पूरी कोशिश करती है कि फॉलो किया जाए। जैसे इस बार का उत्तराखंड का बजट पास हुआ, उसमें ये बोला गया वित्त मंत्री के द्वारा कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 3% से कम के स्तर पे अभी भी बरकरार है, जो कि हम एफआरबीएम एक्ट की जो वो थी हमारी, मतलब एक जो टारगेट था उसके अंडर हम लोग हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, एफआरबीएम एक्ट कब का है, कब लागू हुआ, उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और अभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि एफआरबीएम एक्ट के तहत राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा गया था, 3%, इसका आंसर हो गया। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा भारत में वैट है बच्चों, एक वैल्यू एडेड टैक्स। ये कब से शुरू हुआ भारत में, देखो भारत में वैल्यू एडेड टैक्स लिखो आप, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैट क्या होता है मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स जो भी वस्तुएं सेवाएं हैं उसके हर चरण में जहां जहां पे कोई न्यू एडिशन होता है, जैसे आपने ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है कोई, जैसे किसी ने मार्कर बनाया, किसी ने मार्कर का बाहर का कवर बनाया, किसी ने इंक बनाया, तो लास्ट में एक ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको, मार्कर बना हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट वाले प्रोडक्ट पे अगर लगेगा तो वो वेट नहीं है। वेट क्या होता है, हर चरण में आपने पहले इसकी कोई चीज बनाई उस पे वेट लग गया, नेक्स्ट स्टेप का कोई दूसरी चीज बनाई उस पे वेट लग गया, तो ये क्या था, हर चरण में से वस्तु और सेवाओं पे लगने वाला वेट था। अब ये नहीं पूछेगा परिभाषा, भारत में वेट जो था बच्चों, लक्ष्मीकांत झा एक समिति थी, उसकी सिफारिशों पे सबसे पहले मोड वेट यानी मोडिफाइड वेट के नाम से लगाया गया था। और ये जो सिफारिश थी बच्चों, सबसे पहले किसने की थी, लक्ष्मीकांत झा ने 1986 में। देखो सबसे पहले 1986 में, सबसे पहले 1986 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर भारत में, सबसे पहले लक्ष्मीकांत झा 1986 में की सिफारिश पर भारत में मोड वेट नाम से वेट लगाया गया था, ठीक है। किस नाम से लगाया था, मोड वेट, मोडिफाइड वेट बोलते हैं इसको, मोड वेट ये लगाया गया था, ठीक है, मोडिफाइड वेट लगाया गया था। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र में वेट लगाया गया, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इसको बोला गया मैन वेट, ठीक है। लिखो इसके तुरंत बाद जैसे मोड, इसने कहा था कि मोड वेट लगाओ, मोडिफाइड वेट, लेकिन भारत में क्या किया गया, जो सबसे पहले है विनिर्माण क्षेत्र में, लिखो भारत में सर्वप्रथम विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वेट लगाया गया जिसको मैन वेट बोला गया, मैन्युफैक्चरिंग वेट, ठीक है, जिसे मैन वेट बोला गया, मैन वेट बोला गया। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में वेट लगाया गया, तो आपका आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र, और इसका क्या नाम दिया गया, मैन वेट यानी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड टैक्स बोला गया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसकी अलग अलग दरें हुआ करती थी, जैसे मैन वेट था उसकी अलग अलग दर हुआ करती थी, जैसे 8%, 16%, 24%, इन सबको एंड कर दिया गया। और वर्ष 2000 और 2001 में एक नया वेट लाया गया जिसको बोला गया सैन वेट यानी सेंट्रल वेट। लिखो वर्ष 2000 और 2001 के वित्तीय वर्ष में, वर्ष 2000 और 2001 के वित्तीय वर्ष में मैनवेट की अलग अलग दरों को, मैनवेट की अलग अलग दरों को, जैसे 8%, 16% इस टाइप से कुछ था, ठीक है, वो सब छोड़ दो, मैनवेट की अलग अलग दरों को एक करते हुए सैनवेट लगाया गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है ना किसी चीज के उत्पादन पे जो लगती है, उसी तरीके का था ये, ठीक है। अब इतना नहीं जाना क्योंकि वैट वेट अब इतना नहीं पूछता है, आपको डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूं मैं। अगर पूछता है कि किस कमेटी की सिफारिश पे सबसे पहले किस क्षेत्र में, और मैन वेट की जगह सैन वेट कब आया, सेंट्रल वेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2001 में वेट की अलग अलग दरों को समाप्त करते हुए सैन वेट लगाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये बच्चों एक प्रकार की एक्सरसाइज ड्यूटी थी। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1 अप्रैल 2005 से सभी राज्यों के लेवल पे सेलवेट लगाया गया जिसको बोलते हैं स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स, लिखा है। 1 अप्रैल 2005 से 1 अप्रैल 2005 से राज्य स्तर पर सेलवेट लगाया गया,
ठीक है, राज्य स्तर पर सेल वेट लगाया गया था। ये 1 अप्रैल 2005 से, ए हटा दो, स्टेट लेवल होगा नहीं तो ऐसा कर लो, स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी राज्य स्तर पे वैल्यू एडेड टैक्स कब लगा, 1 अप्रैल 2005 से, क्योंकि टोटल क्या है अपने आप में तथ्यात्मक है, तो वैट के जो फैक्टर पूछेगा यही पूछेगा आपका, बाकी इस लेवल पे, आपके लेवल पे, ग्रुप सी लेवल पे से ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान समय में आपको पता है बच्चों जीएसटी आ गया, वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं, जो कि वस्तुओं और सेवाओं पे लगने वाला कर है और एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला लिखो जीएसटी, ठीक है, जीएसटी यानी क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। ये भारत में कब से लागू हुआ बच्चों, 1 जुलाई 2017 से, और ये कैसा कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बताए थे ना, उसी का पार्ट है, एक अप्रत्यक्ष कर है बच्चों जीएसटी। वस्तु और सेवाओं के निर्माण, बिक्री व उपभोग पे लगता है, तो लिखो वस्तु एवं सेवा के निर्माण, उपभोग व उसकी बिक्री पे लगने वाला कर, ठीक है। तथा वस्तु निर्माण, क्या लिखा आपने, वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण, पूरा लिखना है, निर्माण, बिक्री व उपभोग पे लगता है, ठीक है, निर्माण, बिक्री व उपभोग पे, निर्माण, बिक्री व उपभोग पे लगने वाला कर था, क्या इसको बोला गया कौन सा, जीएसटी। जीएसटी के लिए भारत में एक संविधान संशोधन लाया गया बच्चों, इसको बोलते हैं 101, ठीक है। लिखो भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी भारत में लाया गया, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया बच्चों, जो जीएसटी था उसको सबसे पहले जो राज्य था उसने असम ने मंजूरी दी थी, ध्यान रखना, और इसके लिए 16 राज्यों की आवश्यकता थी, क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल था जो राज्यों को भी प्रभावित कर रहा था, तो आधे राज्यों की सहमति इसमें चाहिए थी, तो आसाम इसमें पहला राज्य था जिसने जीएसटी बिल को मंजूरी दी, और अपने आप में ओडिशा जो था अंतिम राज्य था, यानी 16वां राज्य था, अंतिम नहीं 16वां, ठीक है। तो इसमें लिखो राष्ट्रपति द्वारा 12 अप्रैल 2017 को, राष्ट्रपति द्वारा 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी बिल को मंजूरी दी, जीएसटी बिल मंजूर किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी बिल मंजूर किया गया था। अगला लिखो असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी बिल को मंजूरी दी, जीएसटी बिल को क्या की थी, मंजूरी, असम पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल मंजूर किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा ओडिशा 16वां राज्य था, लिखो, क्योंकि 16 राज्यों की नीड थी, ठीक है। 16th स्टेट कौन सा था, ओडिशा था। इसमें क्या है बच्चों, जीएसटी में जो वस्तु और सेवाएं हैं उसकी अलग अलग दरें हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से इसमें दर हैं। अब आपको पता होगा कुछ जीएसटी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। आपका आज का काम होगा कॉमेंट सेक्शन में लिखना कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी की दर से बाहर हैं, ठीक है, क्या पेट्रोलियम है, क्या रसायन है, क्या टोबैको प्रोडक्ट है, क्या चीज ऐसी है जो जीएसटी से बाहर रखी गई है, आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है, जीएसटी से बाहर। इसके अलावा बच्चों एक जीएसटी के लिए एक जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 279 में ए में किया है, ठीक है। लिखो जीएसटी परिषद का वर्णन, जीएसटी परिषद का वर्णन 279 के ए में है, ठीक है, भारतीय संविधान के 279 के ए में है। और इस जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी जो सेंट्रल लेवल का फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इस काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जीएसटी की अलग अलग दरें, इतना सब कुछ नहीं देखना है, 0%, 5%, 18%, 28%, इस तरीके से हैं, वो हमने स्लैब नहीं देखना है, ठीक है। जीएसटी परिषद के बारे में एक बार आप लोग देखना। इसके बाद अगला आता है बच्चों छोटी छोटी चीजें, कुछ नेशनल इनकम से जुड़े हुए वो आपके शब्द हैं, आप लिख लेना उसको। सबसे पहला लिखो जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी लिखो। सबसे पहले लिखो आप लोग जीडीपी क्या होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखना है इसको, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में लिखना सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में लिखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है बच्चों, किसी देश की सीमा के अंदर, ध्यान से तो पूरा लिखना, किसी देश की सीमा के अंदर, फिर समझाऊंगा, ठीक है, किसी देश की सीमा, इस देश की सीमा को हाईलाइट करो, किसी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, अगला पॉइंट लिखो, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य लिखो, बाजार मूल्य, उत्पादित वस्तु प्लस सेवाओं का बाजार, अंतिम बाजार मूल्य,
अंतिम बाजार मूल्य, यही बच्चों जीडीपी होता है। आप कहोगे आप सर समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं। किसी देश की सीमा के अंतर्गत, यानी हमारी देश है, हमारे देश की बाउंड्री होगी, इसके अंतर्गत अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो उत्पादन किसने किया है, चाहे वो देसी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उस देश की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, यानी देसी हो या विदेशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या अमेरिका की कोई कंपनी उत्पादित कर रही है, भारत की कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे देश की सीमा के अंदर होगा। एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष जैसे हम लोग कितना लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष के उत्पादित वस्तु और सेवा, जो भी वस्तु और सेवा हो रही है उनका अंतिम बाजार मूल्य, बाजार मूल्य का मतलब हुआ अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अब परिवर्तन नहीं, यानी जो प्रोडक्ट आपने बना दिया अब उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे मार्कर है, ये अंतिम प्रोडक्ट हो गया, क्यों, इसका काम ही मार्किंग का है, आपको पता है लिखने का काम है। अब आप मार्कर बनाने से पहले अगर इसका आप सिर्फ कवर बनाओगे तो वो तो मार्कर नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको कवर के अंदर इसके इंक डालने के लिए जो होता है स्पंज टाइप का, या इसके आगे की नोक होती, सारी चीज चाहिए। तो अंतिम प्रोडक्ट वो होता है जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू क्या है। अगर ये अंतिम प्रोडक्ट की 20 रुपए है तो आप यहाँ पे 20 रुपए लिखोगे, ऐसा नहीं कि मार्कर का ढक्कन 5 रुपए का है, उसका 3 रुपए का, उसका 8 रुपए का, सबको अलग अलग लिख रहे हो, फिर मार्कर का टोटल 20 भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलता है। तो जीडीपी का सीधा सीधा मतलब है किसी भी देश की सीमा के अंदर, चाहे देसी हो या विदेशी हो, कोई उत्पादन करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश के अंदर होना चाहिए, एक वित्तीय वर्ष में 1 मार्च से 31 अप्रैल होना चाहिए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य होना चाहिए, यही जीडीपी है बच्चों, ठीक है। अब आप समझ गए हो। अगर आपसे पूछता है जीडीपी में आप किसे शामिल करोगे, देसी द्वारा उत्पादन को शामिल करोगे, विदेशी, दोनों को करेंगे, लेकिन सीमा के अंदर। ऐसा नहीं कि हमारे देश से बाहर किसी देश में भारतीय लोग उत्पादित कर रहे हैं, अगर अमेरिका में भारतीय लोग कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। हमारे देश में उत्पादन होने वाला सब चीज जुड़ेगा जिसकी अंतिम वैल्यू हो, वस्तु और सेवाएं, लेकिन वो किसके द्वारा किया होना चाहिए, चाहे देशी हो विदेशी हो, मेन कंडीशन है उस देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है। समझ गए ना जीडीपी। इसी तरीके से दूसरा लिखो बच्चों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा क्या लिखोगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी लिखो, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्या हुआ देखो, अब हमारे देश में विदेशी लोगों ने कुछ किया होगा ना उत्पादन वस्तु और सेवाओं का, ऐसे ही भारतीय लोगों ने विदेश में किया होगा ना कुछ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। हम क्या करेंगे, हमारे देश में जो विदेशियों द्वारा उत्पादन किया है उसको हटा देंगे, हमारे देश के लोगों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया है उसको जोड़ देंगे। समझ गए। कहने का मतलब है जीडीपी जैसे आपकी 100 रुपए आई, जीएनपी क्या होता है, जैसे जीडीपी आपकी कुछ आई, इसमें आप क्या जोड़ोगे बच्चों, जो एक अभी लिखो जीडीपी, मैं पहले बताता हूं आपको, लिखा जीडीपी प्लस भारतीय संसाधनों द्वारा विदेश में कमाई गई विशुद्ध आय, लिखो भारतीय संसाधनों द्वारा विदेश में कमाई गई विशुद्ध आय, नेट मतलब, ठीक है, कमाई गई विशुद्ध आय यानी नेट इनकम। अब आपको कहे सर ये क्या है, इसको मैं लिखता हूं विशुद्ध, ये पूरा लाइन क्या है, देखो ये लाइन है विदेशियों द्वारा भारत में कमाई गई माइनस भारतीयों द्वारा विदेश में कमाई, मतलब हम भारतीयों को जो अंदर ले आएंगे विदेशियों को हटा देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है भारतीय द्वारा विदेश में कितनी कमाई गई उसमें हम घटा देंगे विदेशियों द्वारा भारत में कितनी कमाई गई, ठीक है। देखो ये क्या है, भारतीयों द्वारा विदेश में जो भी कमाएगा होगा माइनस कर देंगे विदेशियों द्वारा भारत में, ठीक है, ये होता है। अब सोचो सपोज जीडीपी हमारे देश के अंदर वस्तु और सेवाओं का टोटल उत्पादन 100 रुपए का हुआ, ये तो 100 लिख दोगे, आपको प्लस करना है कौन सा, ये वाला, भारतीय द्वारा विदेश में सपोज 10 रुपया कमाया गया और विदेशियों द्वारा भारत में सपोज 5 रुपया कमाया गया, तो 10 में 5 घटा 5, ये 5 आप टोटल यहां से हटा दोगे, तो 100 में से अगर आप 5 रुपया अगर आपका फायदा हो रहा या आप टोटल जो भी हो रहा उसको आप जोड़ दोगे, ठीक है। और बाई चांस ये माइनस हो रहा होता तो माइनस कम कर देते, यानी आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जीडीपी में हम ऐसा पोर्शन जो विदेशियों ने हमारे देश में कमाया उसको हटा देंगे और भारतीयों ने जो बाहर कमा रखा उसको जोड़ देंगे, वही जीएनपी होता है, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे हम नेशनल इनकम भी अभी पहुंच जाएंगे। तीसरा लिखो एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखना है इसको, ठीक है। एनएनपी क्या लिखोगे बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है बच्चों, आपने जीएनपी निकाला, अभी निकाल रखा ऊपर, इसमें घटा दोगे आप डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, यानी मशीनों का मूल्य ह्रास।
आप क्या करते हो, जब किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, कोई मशीनें लगती है तो मशीन की वैल्यू घट जाती है बच्चों। जैसे आपने एक जेसीबी लेके आए, जैसी जेसीबी मार्केट से उठाई, अगर आपकी 50 लाख की आई, जैसे ही आपको उसने काम पे लगा दिया आपने, 5 साल बाद वो 50 लाख की वैल्यू 10 लाख या 20 लाख रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो अपना मूल्य ह्रास करती हैं, वो दोबारा उस रेट पे नहीं जाती हैं। तो आपकी मशीनों की घिसावट जो हो रही है प्रोडक्शन में, उसको हम घटा देंगे। उसी को नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी नेट नेशनल विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो जीएनपी जो आपने निकाला, अभी निकाला, इससे इसमें घटा दोगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, लिखो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मूल्य ह्रास। अगर आपसे पूछता है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने में आप जीएनपी में से किसे हटाओगे, तो आप बताओगे मूल्य ह्रास। और मूल्य ह्रास मैंने समझा दिया, प्रोडक्शन करते समय कई बार मशीनों की घिसावट होती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, जो जितनी गिरी होगी उसी को आप क्या बोलोगे, मूल्य ह्रास। तो आपका ये क्या था बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, और लास्ट में एक लिखो आप, दो चीजें और लिखनी है ऐसी डेफिनेशन, आप लिखो नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम यानी विशुद्ध राष्ट्रीय आय एट फैक्टर कॉस्ट, लिखो एट फैक्टर कॉस्ट, लागत पे। ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। आपको मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, आपके एग्जाम के लायक ही समझाऊंगा। ठीक है, तो नेट नेशनल इनकम एक फैक्टर कॉस्ट क्या होता है बच्चों, अभी आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला ना, इससे पहले लाइन पे एनएनपी निकाला ना आपने, मार्केट प्राइस पे, यानी जितना भी आया। आप इसमें क्या करोगे बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने आपने लिए हैं वो घटा दोगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, लिखो इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें जोड़ दोगे सब्सिडी, प्लस सब्सिडी कर दो। और इस दोनों चीज को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इन दोनों चीजों को आपस में, जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने हटाया और सब्सिडी आपने जोड़ी, इन दोनों को आपस में मिला के बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये होता है बच्चों नेशनल, नेट नेशनल इनकम। यानी किसी देश की नेशनल इनकम जब आप निकालते हो, एनएनपी आपने निकाला, टोटल नेशनल प्रोडक्ट निकाला, उसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे यानी माइनस कर दिया आपने टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, वो घटाने के बाद आपका जो बचता है वही क्या बचता है बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनता है। ठीक है, आपने ये निकाल दिया। अब आता है आपका प्रति व्यक्ति आय। अगला लिखो, इसको याद ही करके जाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं समझाऊंगा इन चीजों को। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये तो सिंपल है, किसी देश की टोटल राष्ट्रीय आय को आप डिवाइड कर दोगे वहां की जनसंख्या से। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय लिखो। नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम जो आपने पढ़ा था अभी, NATI, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जो भी आपकी निकली है, इसमें आप डिवाइड कर दोगे उस देश की पॉपुलेशन को। ठीक है, यानी आपके देश की जनसंख्या का डिवीजन किससे करना है, नेशनल इनकम से। तो यही आपकी क्या होगी बच्चों, प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय का सीधा सीधा मतलब है नेशनल इनकम में आप क्या कर दोगे, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये था आपका प्रति व्यक्ति आय। अब हमारे दो चीजें और आती हैं, वो दो चीजें क्या क्या होती हैं। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि एक टर्म होता है बच्चों, उसको बोलते हैं क्या, मतलब रियल नेशनल इनकम, और एक होता है नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम होती है बच्चों जो आप स्थिर मूल्य पे आप क्या निकालोगे, जब नेशनल इनकम निकालोगे तो उसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। दूसरी होती है बच्चों मौद्रिक राष्ट्रीय आय, जिसको नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। वो किस पे निकलती है, आपकी चालू, जो अपने आप में वो होगी क्या, चालू मूल्यों पर। ठीक है, वो हमने इतना देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला सेशन आता है बच्चों जो हिंदी साहित्य वगैरह का है, वो मैं आपको कल से कराना शुरू करूंगा, क्योंकि इकोनॉमी आज खत्म करना था। आप एक बार इस वाले पोर्शन को कवर कर लेना, और बाकी परेशान होने की जरूरत थी कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो मैंने चीजें करा रखी, एक एक करके स्टेप आप इससे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी चीजें बन जाएगी। आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।